के मध्य की स्थिति। और सितंबर से दिसंबर के मध्य की जो स्थिति है इसमें दो चीज़ें हैं। पहला जो है इसको कहा जाता है मॉनसून का निवर्तन, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून। मॉनसून का निवर्तन, ठीक है, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून। रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून या रिट्रीट ऑफ मॉनसून, ठीक है। ये सी नहीं है, ये यहाँ पे एक मिनट, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। एक तरफ जहाँ मॉनसून रिट्रीट करता है, मॉनसून रिट्रीट का मतलब है मॉनसून पवनों का वापस लौटना, ठीक है। रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून का जो सिंपल मतलब है, मॉनसून के निवर्तन से तात्पर्य है मॉनसून पवनों का क्या है, वापस लौटना। और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा वर्षा। तो तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा वर्षा। तो यहाँ दो फिनोमिना डेवलप हो रहा है। पहला जो है रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, ठीक है, मॉनसून का निवर्तन। और दूसरा जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सितंबर को आकर 23 सितंबर को सौर किरण कहाँ लंबवत पड़ती है, मकर रेखा पर, कहाँ, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है। सौर किरण जो है 23 सितंबर को कहाँ आकर के लंबवत पड़ जाएगी, विषुवत रेखा पर। तो सौर किरण जैसे ही विषुवत रेखा पर आकर के लंबवत पड़ेगी और 23 सितंबर के बाद सौर किरण का क्या होगा, दक्षिणायन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे अब सौर किरण का दक्षिणायन होगा तो तापीय विषुवत रेखा और विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी का भी क्या होगा, दक्षिणायन होगा। तो 23 सितंबर को आकर के विषुवत रेखीय निम्न तापीय विषुवत रेखा और विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, विषुवत रेखा पर। और 23 सितंबर के बाद जैसे ही अब दक्षिणायन होगा तो तापीय विषुवत रेखा और विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी यानी ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, का भी क्या होगा, दक्षिणायन हो गया। जब इन दोनों का दक्षिणायन होगा तो जो आपका उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम थी, जो शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया था, हिमालय के उस पार, अब उसका क्या होगा, पुनः स्थापन होगा। ये यानी कि तापीय विषुवत रेखा और विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी के दक्षिणायन के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी क्या होगा, दक्षिणायन होगा। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी क्या होगी, साउथ की ओर शिफ्ट होगी। और ये पुनः जो है भारत के उत्तरी मैदान में क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। जो ये हिमालय पर्वत के उस पार चली गई थी, ये शिफ्ट होकर के कहाँ आ गई, भारत के उत्तरी मैदान में, यानी कि जहाँ हम लोग हैं हमारे ऊपर, भारत के उत्तरी मैदान के अपर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोपॉज के पास। अब जैसे ही ये उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का दक्षिणायन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हुई थी, जो तिब्बत प्लेटू से जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठी थी और ऊपर उठ करके अपर एटमॉस्फेयर में प्रवाहित होते हुए मेडागास्कर के पास आकर के अवतलित हुई थी। इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्यों हुई थी, इस उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में हुई थी। तो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में दो फिनोमिना डेवलप हुआ था। एक तरफ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हुई थी, दूसरे तरफ उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में निम्न वायु दाब का विकास हुआ था। अब क्या होगा कि एक तरफ जैसे ही ये शिफ्ट कर जाएगा साउथ की ओर, तो जो उत्तर पश्चिम भारत का जो राज्य है, यहाँ पे उच्च वायु दाब की जगह क्या होगा, सॉरी, निम्न वायु दाब की जगह उच्च वायु दाब का विकास होगा। और जो आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम थी, ये क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जब ये समाप्त हो जाएगी
तो इसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ था दक्षिण हिंद महासागर में, अब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इसका प्रभाव ही खत्म हो गया। दूसरे तरफ यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च वायुदाब का विकास हो गया, तो जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा और इधर निम्न वायुदाब का, तो पवन किधर से किधर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी जो पवन हिंद महासागर से, ठीक है, किधर चल रही थी, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, अब पवन किधर चलेगी, भारतीय उपमहाद्वीप से, ठीक है, हिंद महासागर की ओर। क्लियर हुआ? इसी स्थिति को कहा जाता है मानसून का निवर्तन, यानी कि मानसून पवनें क्या हो गई, वापस लौटना प्रारंभ कर दी। और जब मानसून पवनें वापस लौटना प्रारंभ करती हैं तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं रिट्रेटिंग ऑफ मानसून। क्लियर हुआ? तो यही रिट्रेटिंग ऑफ मानसून है। अब दूसरे तरफ जब उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है ये शिफ्ट कर जाता है, तो इसके शिफ्टिंग के बाद जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस जो बंगाल की खाड़ी है, इस समय यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के द्वारा जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होती है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कैसा मौसम रहेगा, लगभग जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होगी। सूखे की स्थिति का मतलब कि वर्षा नहीं होगी, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरे तरफ इस लौटते हुए मानसून पवन के द्वारा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूलतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होती है। दूसरी तरफ जब ये मानसून पवन लौटता है तो ये मानसून पवन लौटते समय आर्द्रता ग्रहण करता है और कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये पवन आकर के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से टकराता है, यानी जो कोरोमंडल तट है, ठीक है। कोरियालिस फोर्स के प्रभाव के कारण वायु किधर मुड़ती है, अपनी दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पवन जब इधर से लौटेगा भारतीय उपमहाद्वीप से, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण किया और कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण क्या हुआ, ये दाहिनी ओर मुड़ गया। दाहिनी ओर मुड़ा तो ये आकर के कोरोमंडल तट जो है, तमिलनाडु का जो पूर्वी तटीय भाग है, इससे क्या हुआ, टकराया। और जब यहाँ टकराता है तो यहाँ पे टकराने के कारण यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। इसी को यानी कि लौटते हुए मानसून पवन के द्वारा तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। और इस पवन की दिशा क्या है, यहाँ पर इस पवन की दिशा क्या है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून पवन। बात समझ में आ गई? इस पवन को उत्तर पूर्वी मानसून पवन कहा जाता है। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून पवन या लौटते हुए मानसून पवन के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। बात समझ में आ रही? तो दिसंबर तक, इसीलिए देखिएगा आपको चेन्नई में सामान्यतः दिसंबर के समय बाढ़ दिखेगा, ठीक है। इस साल भी आया था, ठीक है, 2-3 साल पहले भी आया था, 3 साल 4 साल पहले बाढ़, भयंकर बाढ़ आया था चेन्नई में। तो इसके पीछे रीजन क्या है, जबकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा नहीं हो रही है, मौसम शुष्क है, जबकि पता चला कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में चेन्नई में बाढ़ आ गया। तो कारण क्या है चेन्नई में बाढ़ आने का, क्योंकि इसी समय दिसंबर के समय ही यहाँ पे क्या होती है, मानसूनी वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आपसे करेगा कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है, ठीक है। ऑप्शन बनाएगा, अगर लौटता हुआ मानसून पवन है तो लौटता हुआ मानसून पवन होगा, अगर उत्तर पूर्वी मानसून पवन है तो आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून पवन। क्लियर हो गया? तो उत्तर पूर्वी मानसून पवन के द्वारा यहाँ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होती है। तो बना लीजिए इसको।
चलिए लिख लीजिए। सितंबर से दिसंबर के मध्य, सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य की लंबवत किरण का, सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर, सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन के कारण, विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में, विस्थापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में, विस्थापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ, भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ वायुदाब में, वायुदाब वायुदाब में वृद्धि होने लगती है। तापमान में कमी के साथ वायुदाब में वृद्धि होने लगती है, जिससे 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 मध्य सितंबर के आने तक, जिससे मध्य सितंबर के आने तक, जिससे मध्य सितंबर के आने तक, जिससे मध्य सितंबर के आने तक पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में, या पंजाब हरियाणा के मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होने से, पंजाब हरियाणा के मैदान में उच्च वायुदाब का विकास होने से, उच्च वायुदाब का विकास होने से मानसून पवन लौटना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च वायुदाब का विकास होने से मानसून पवन लौटना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च वायुदाब का विकास होने से मानसून पवन लौटना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। इस प्रक्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वहीं दूसरी तरफ तापीय विषुवत रेखा के साथ, वहीं दूसरी तरफ तापीय विषुवत रेखा के साथ, वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, वहीं दूसरी तरफ तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का दक्षिणायन होने के कारण, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का दक्षिणायन होने के कारण, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का दक्षिणायन होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, दक्षिणायन होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, या इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान, का भारत के उत्तरी मैदान की ओर, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। उत्तरी मैदान की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है, जिससे 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 उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होने लगता है।
जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होने लगता है। जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होने लगता है। इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होते ही, कंटिन्यू करिए, इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होते ही, यानी किस जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होते ही? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ठीक है। इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होते ही बंगाल की खाड़ी में, इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव समाप्त होते ही बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए या उत्पत्ति के लिए, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, जिससे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। चक्रवातीय वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आपका मानसून का निवर्तन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा, ठीक है। तो इस प्रकार से सितंबर से दिसंबर के मध्य एक तरफ जहां मानसून पवनें लौटना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, वहीं पूर्वी तटीय मैदानी भाग में चक्रवातीय वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दिखेगा, ठीक है। सामान्यतः यहाँ चक्रवात डेवलप होगा। क्लियर हो गया? और स्पेशली कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, अरबियन सी में नहीं, स्पेशली बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का बच गया दिसंबर से मार्च के मध्य की स्थिति, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून पवन और पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।